प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन अकेडमी इंदिरापुरी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रवास के बारे में, प्रवास की संकल्पना की बात की और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों की, और जिसके अंदर हमने बात की थी स्थानांतरण दो प्रकार का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण में हमने यूरोपीय और एशियाई स्थानांतरण की बात की, और अंतर्देशीय स्थानांतरण के अंदर हमने बात की अंतर्राज्यीय और स्थानीय प्रवास की। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रवास के विभिन्न परिणामों की बात करेंगे। प्राचीन समय से वर्तमान समय में रोजगार और विभिन्न कारणों से होने वाले प्रवास के क्या परिणाम निकलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक है, प्रवास होने से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा अध्ययन का बिंदु है प्रवास के परिणाम, और प्रवास के परिणाम के अंदर हम लोग बात करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग मानव विकास की बात करेंगे और भारत में मानव विकास की भी बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रवास के परिणामों की। तो प्रवास के परिणामों को दो भागों के अंदर बांट सकते हैं हम लोग, एक तो इसके सकारात्मक परिणाम और दूसरे इसके नकारात्मक परिणाम। यानी एक प्रवास के क्या लाभ है और एक प्रवास की क्या हानियाँ हैं। तो विद्यार्थियों, प्रवास से लाभ भी है और हानियां भी है, दोनों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रवास के लाभ क्या है उनकी भी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे प्रवास की हानियां क्या है उनके बारे में भी। तो लाभ और हानि। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हानियों के बारे में। क्या हानियां हैं प्रवास की। प्रवास होना मतलब एक जगह से लोगों का स्थानांतरण दूसरी जगह होना, एक जगह का जनसंख्या घटना दूसरी जगह की जनसंख्या का बढ़ना, यानी जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। प्रवास के कारण जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। प्रवास के कारण क्या होता है, जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, यानी एक स्थान की जनसंख्या में कमी हो जाती है, दूसरे स्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। पुरुषों का स्थानांतरण ज़्यादा होता है तो लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यदि महिलाओं का स्थानांतरण ज़्यादा होता है तो पुरुषों के लिंगानुपात में महिलाओं की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार प्रवास के कारण लिंगानुपात भी असंतुलित हो जाता है। यदि पुरुषों और महिलाओं में से दोनों किसी एक का स्थानांतरण हो, और प्रवास के कारण जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जिस स्थान पे लोग जाते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, जनसंख्या का दबाव वहाँ के संसाधनों पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ से लोगों का स्थानांतरण होता है वहाँ पर जनसंख्या घट जाती है, और यदि उसमें पुरुषों का स्थानांतरण अधिक होता है तो पुरुषों का स्थानांतरण होने से महिलाओं की संख्या ग्रामीण, जैसे हम लोग भारत जैसे देश की बात करें तो जहाँ पे स्थानीय प्रवास जो ज़्यादातर पुरुषों का ही होता है, महिलाओं का स्थानीय प्रवास नहीं होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो है वो अनुपात उनका बढ़ जाता है, और शहरों के अंदर पुरुषों का अनुपात बढ़ जाता है। तो जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण, प्रवास के कारण भारी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है लिंगानुपात में। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में यदि देखें तो पश्चिमी देशों में हमें पता है शहरों की ओर महिलाओं का प्रवास अधिक होता है रोजगार के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, तो वहाँ पर लिंगानुपात में भी भारी असंतुलन उत्पन्न हो गया। यानी प्रवास के कारण जिस क्षेत्र में लोगों का स्थानांतरण होगा वहाँ पर जनसंख्या पर दबाव बढ़ जाएगा, और जिस क्षेत्र से होगा वहाँ पर लोगों की संख्या घट जाएगी। इस प्रकार प्रवास के कारण हम देखते हैं कि जनसंख्या में भारी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रवास के दूसरे परिणाम की बात करें, और परिणाम के अंदर हानि की बात करें, यानी नकारात्मक परिणाम की बात करें, हानि या इसे हम क्या कह सकते हैं, नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक परिणाम। तो प्रवास के दूसरे परिणाम की बात करते हैं, हानि या नकारात्मक परिणाम की बात करें तो हानि क्या है दूसरी, उसके बारे में बात करते हैं। संस्कृति का दूषित होना। संस्कृति का दूषित होना। प्रवास के कारण किसी भी प्रदेश की संस्कृति दूषित हो जाती है। जैसे हम लोग भारत की बात कर लें, भारत की तरफ अंग्रेजी लोगों का स्थानांतरण हुआ, और भारत में अंग्रेजों के स्थानांतरण के कारण यहाँ की जनसंख्या दूषित हो गई। दूषित होने का, जनसंख्या नहीं सॉरी, यहाँ की संस्कृति दूषित हो गई। अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर अधिक पड़ा, और आज भारतीय संस्कृति जो है नष्ट होने के कगार पर है, और अमेरिकी संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर ज़्यादा हुआ।
यानी प्रवास के स्थानांतरण के कारण एक संस्कृति के लोग अपने साथ वेशभूषा, खान पान और अपनी विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज लेकर भी आते हैं, और जिससे उस क्षेत्र में जहां प्रवास हो रहा है वहां की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। और दूसरा ध्यान रखना, इसका सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। जब दो संस्कृतियों का मिश्रण होगा तो दो संस्कृतियों के मिश्रण से तीसरी नई मिश्रित संस्कृति उत्पन्न होगी। हो सकता है वो मानव विकास और मानव कल्याण के लिए लाभदायक या अच्छी भी हो, लेकिन ज़्यादातर परिणाम ये देखने को मिलता है जैसे भारत के अंग्रेजों के आगमन के कारण भारतीय मूल संस्कृति है जो नष्ट होने लग गई। प्रवास के कारण गंदी या दूषित बस्तियों का निर्माण होता है। जब प्रवास नगरीय क्षेत्रों की ओर होता है और नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास होने के कारण जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, और नगरों में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक बढ़ने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का दबाव इतना हो जाता है कि सरकार और नगरीय प्रशासन वहाँ पर उन लोगों के लिए सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं कर पाते हैं, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि गंदी व दूषित बस्तियों का निर्माण होता है। और इसका सबसे बड़ी दुनिया की गंदी और दूषित बस्ती जो है भारत के अंदर है, धारावी कच्ची बस्ती मुंबई के अंदर। दुनिया की सबसे स्लम, कच्ची और गंदी बस्ती कौन सी है? धारावी बस्ती मुंबई के अंदर है। और हाल ही में जो कोरोना की चपेट के अंदर आ गई थी भयंकर, और वहाँ पर हमारे कोरोना वॉरियर्स और योद्धाओं ने उस पर विजय हासिल की, और आज कोरोना पूरी तरह से, आज धारावी बस्ती जो है वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है। ये हमारी जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका परिणाम हो सकता है, लेकिन मुंबई धारावी एक बहुत गंदी और कच्ची बस्ती है। ये प्रवास का क्या है? एक हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव है। प्रवास के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। प्रवास के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। तो प्रवास के क्या नकारात्मक परिणाम निकले? जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है, संस्कृति दूषित हो जाती है, गंदी और दूषित बस्तियों का निर्माण होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। प्रवास के कारण क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब प्रवास के सकारात्मक परिणाम या लाभ की बात हम लोग करें, या इसको कह सकते हैं सकारात्मक परिणाम। जब जनसंख्या का प्रवास होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसके साथ साथ तकनीकी ज्ञान इनका भी स्थानांतरण होता है। तो प्रवास के कारण किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रवासी लोग अपने साथ में तकनीकी और ज्ञान लेकर जाते हैं, और उस प्रदेश के विकास के अंदर उनकी आर्थिक क्रियाओं का योगदान बहुत अधिक होता है। तो प्रवास का सबसे बड़ा फायदा है प्रवासी अपने तकनीकी और ज्ञान के बल पर उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। प्रवास के कारण दो संस्कृतियों का मिश्रण होता है, दो संस्कृतियों का मिश्रण, जिससे मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है, और मिश्रित संस्कृति के निर्माण से क्या होगा? हो सकता है दो संस्कृतियों के मिलन से जो मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित संस्कृति उन दोनों संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है, और हो सकता है दोनों संस्कृतियों के अच्छी चीज़ें इस मिश्रित संस्कृति के अंदर है, तो ये मानव विकास के लिए लाभदायक या फायदेमंद हो सकती है, जिससे हो सकता है मनुष्य के विकास के अंदर हमें कुछ फ़ायदा मिल सके, मनुष्य अपना अच्छी तरीके से मिश्रित संस्कृति से विकास कर सकता है। उसके अलावा प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार भी होता है। संस्कृति का प्रसार होता है, जैसे भारतीय लोग यदि दुनिया के विभिन्न देशों में जाके व्यापार करें तो उनकी संस्कृति का प्रसार होगा। तो एक संस्कृति के प्रसार के लिए भी प्रवास है जो लाभदायक हो सकता है। जैसे इस प्रकार हमने प्रवास के बारे में बात की, प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, मानव विकास की संकल्पना। विद्यार्थियों एक बात ध्यान से सुनना, यदि कोई राष्ट्र, कोई देश, प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत है, सुदृढ़ है और आर्थिक विकास के अंदर वो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक रूप से किसी राष्ट्र के विकसित होने से उस देश के लोगों की जीवन
शैली या उस देश के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा। यानी मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया कि भाई केवल आर्थिक विकास को ही मानव विकास का एक पैमाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि केवल आर्थिक विकास के दम पर मानव विकास हुआ इस तरह से हम ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि केवल आर्थिक विकास से मानव विकास संभव नहीं है। तो किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मतलब ये नहीं है कि उस देश के लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा। तो इसके बारे में दुनिया के विभिन्न देशों में चर्चा की गई, क्योंकि जब कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत बनता है और किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है ताकतवर बनती है, तो अर्थव्यवस्था के मजबूत और ताकतवर बनने के बाद में ये देखा गया कि उस देश के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर कैसे बनाया जाए और मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। तो इसी दिशा में कदम उठाते हुए मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन हुआ कि भाई आर्थिक प्रगति मानव विकास का सूचक नहीं है और इसीलिए मानव विकास के बारे में विचार किया जाना जरूरी है। लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता। अब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अंदर केवल और केवल ये नहीं है कि आर्थिक प्रगति से ही लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। मानव विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, संस्थागत, नैतिक सभी मूल्यों को देखा जाता है। यदि हर दृष्टि से मनुष्य का विकास हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक और संस्थागत मूल्य, यानी हर दृष्टि से यदि मानव का विकास हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन स्तर अच्छा है। केवल आर्थिक प्रगति को हम मनुष्य के विकास का पैमाना नहीं मान सकते। तो इसके बारे में मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया। मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम डॉक्टर महबूब उल हक व प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया और इन्होंने बताया कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है तथा विकल्पों में वृद्धि करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, विकल्पों में वृद्धि करता है। जैसे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये है कि हमारे सारे विकल्प खुल जाए, हम कोई भी अच्छा काम कर सके। अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई विकल्प होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई वो अच्छा काम नहीं कर सकता। जैसे केवल मजदूरी और मेहनत के अलावा उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। तो शिक्षा प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने विकल्पों में वृद्धि करना चाहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बात की गई है कि मानव के विभिन्न विकल्पों में वृद्धि करना मानव विकास है और इन सब का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इन सभी का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य। इन सभी का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है। अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास की संकल्पना जो डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा बताई गई, उस संकल्पना के बाद में अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की, यानी मनुष्य के विकास को मापने का एक पैमाना निर्धारित किया गया जिसे हम लोग HDI के नाम से भी जानते हैं। HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक मानव विकास
को मापने का पैमाना है, और इस मानव के विकास को मापने के पैमाने को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं HDI, कि भाई मनुष्य के विकास को किस तरह से मापा जाए। और ये जो HDI ज्ञात किया जाता है मानव विकास सूचकांक, इसमें विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ऐसे विभिन्न कारकों को और विभिन्न पैरामीटर्स को लेकर और HDI ज्ञात किया जाता है। आपको बता देना चाहता हूँ HDI का सर्वप्रथम HDI जो है पहली बार 1990 के अंदर आई। 1990 के अंदर HDI का प्रकाशन किया गया पहली बार, और पहली बार किया गया जिस संस्था के द्वारा, उसका नाम है UNDP। UNDP नामक संस्था के द्वारा सर्वप्रथम HDI का प्रकाशन किया गया। UNDP जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा सर्वप्रथम HDI का प्रकाशन किया गया। UNDP जिसको हिंदी के अंदर हम लोग पूरा नाम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 के अंदर HDI का प्रकाशन किया गया। HDI जिसे हम लोग कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है 0 से 1 के मध्य इसका पैमाना, 0 से 1 के मध्य इसका मान ज्ञात किया जाता है। यदि मान 1 के निकटतम होगा तो वहाँ पर मनुष्य के मानव विकास सूचकांक का मूल्य उच्चतम होगा, यानी वहाँ के निवासी या वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होगा, लोगों के कल्याण के सभी पक्ष है जो मजबूत होंगे। और यदि मान 0 के निकटवर्ती है तो वहाँ पर मानव विकास का स्तर निम्न स्तर का होगा, यानी उच्च स्तर का विकास नहीं होगा। तो इस तरह से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम UNDP के द्वारा 1990 के दशक में ज्ञात किया गया, और इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। मान जितना 1 के निकटवर्ती होगा, लोगों का विकास, लोगों का डेवलपमेंट उतना ही अधिक होगा, और मान जितना 0 के नज़दीक होगा, लोगों का जीवन स्तर उतना ही निम्न स्तर का होगा। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1990 में UNDP के द्वारा ज्ञात किया गया। अब हम लोग बात करें मानव विकास सूचकांक के अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप की। तो मानव विकास के सूचकांक के अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के अंदर यदि हम देखें तो HDI के आधार पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे दुनिया के सभी देशों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है उच्च मानव विकास सूचकांक मूल्य वाले देश, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, और दूसरा है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, और तीसरा है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो इस तरह से 3 भागों के अंदर बांटा गया अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के अंदर विभिन्न देशों को मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पे। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इस तरह से कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में कौन से देश आएंगे? वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक जो है वो 0.71 से 0.999 या 1 तक है, वो उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आएंगे। और उच्च मानव विकास सूचकांक में अब यदि बात करें दुनिया के अंदर सबसे उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य किस देश का है, तो HDI जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर जो देश है वो है नॉर्वे।
यानी नॉर्वे के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, लोगों के कल्याण के सभी पैरामीटर वहाँ पर लोगों को उपलब्ध है। तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे दुनिया के अंदर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर है। तो उच्च मानव विकास सूचकांक मूल्य के अंदर आने वाले देशों में नॉर्वे, USA, कनाडा, नीदरलैंड, ये सब देश उच्च मानव विकास सूचकांक के मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करें दूसरा, मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। मध्यम मानव विकास की श्रेणी के अंदर 0.5 से 0.70 तक जो देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.5 से 0.70 तक का है, उनको हम लोग मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। इसके अंदर कौन से देश आते हैं, जैसे भारत है, मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है। भारत के अलावा बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, ये मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आने वाले देश है। फिर निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आने वाले देश कौन से हैं, तो निम्न मानव विकास, जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम हो, 0.5 से कम हो, तो वो किस में आते हैं, निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंदर आते हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.5 से कम हो। और 0.5 से कम आने वाले देशों के अंदर म्यांमार, सूडान, रवांडा, ज़्यादातर अफ्रीकी देश इसके अंतर्गत आते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में। अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों को 3 भागों में बांटा गया है। उच्च मानव विकास सूचकांक जिनका 0.71 से उच्चतम अधिकतम हो, मध्यम मानव विकास सूचकांक जिसके अंदर भारत, चीन, थाईलैंड आते हैं और मध्यम मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.5 से 0.70 तक हो, और निम्न मानव विकास सूचकांक जिसका मूल्य 0.5 से कम हो, उनको निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार 3 भागों के अंदर बांटकर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप का। अब बात करते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक। अब हमने बात की दुनिया के अंदर मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंदर टॉप पर कौन सा देश आता है, नॉर्वे। तो भारत का कौन सा स्थान लगता है, टॉप पर नॉर्वे आता है। 2019 के मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर भारत का 129वां स्थान है, और 2018 के अंदर भारत का 128वां स्थान था। 2019 में 1 अंक का सुधार हुआ और भारत का कौन सा स्थान है, अभी 129वां स्थान है। अब एक प्रश्न है कि भारत के अंदर उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है, तो भारत के अंदर उच्च मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। किसका है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। अब पूछ लिया जाए क्यों है भारत में मानव विकास सूचकांक उच्चतम मूल्य पर केरल क्यों है, तो भारत के अंदर केरल क्यों है, क्योंकि हमें पता है यदि कोई व्यक्ति या कोई क्षेत्र या कोई प्रदेश के अंदर रहने वाले व्यक्ति यदि साक्षर होंगे, तो साक्षर होने पर वहाँ पर लोगों का कल्याण हर दृष्टि से होगा और लोगों का विकास और डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा, लोगों का जीवन स्तर उच्चतम स्तर का होगा। इसीलिए भारत के अंदर हमें पता है साक्षरता के अंदर टॉप पर कौन सा राज्य आता है, केरल। तो केरल के अंदर साक्षरता का प्रतिशत अच्छा होने के कारण वहाँ पर लोगों का जीवन स्तर उच्चतम स्तर का है। इसीलिए भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य के अंदर टॉप पर सबसे शीर्षतम शिखर पर केरल राज्य आता है। और भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 129वां स्थान है। इस प्रकार हमने आज बात की कि भाई प्रवास के परिणाम क्या हुए, सकारात्मक, नकारात्मक, और हमें पता है प्रवास से दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। उसके बाद मानव विकास की जो अवधारणा है डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा प्रदान की गई, और उन्होंने बताया कि भाई विकल्पों में वृद्धि करना ही मानव विकास है, और विकल्पों में वृद्धि शिक्षा से हो सकती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर हमने बात की HDI क्या है, मानव विकास सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप, और अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के बाद हमने बात की भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत का मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान है। भारत के अंदर टॉप पर कौन सा स्थान है, भारत के अंदर टॉप पर केरल राज्य है, क्योंकि वहाँ की साक्षरता अच्छी है।
इस प्रकार ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, प्रवास से संबंधित, और ये यूनिट भी यहीं समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।